Namaste and welcome to this exciting episode of Saptology Debunking Mythology. सप्तालॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2026 की प्रेडिक्शंस एंड कैसा दुनिया दिखेगा बिकॉज इन जस्ट 10 days you'll have 2026 और अभी तक जो हुआ 2025 में was not very good for anybody. So 2026 will be how will it look like, कैसा दिखेगा. So we have a very famous person and one of my favorite ones, PV Narasimha Rao ji. Welcome to the show. Namaskar Aditya ji. Namaskar to you and to all your audience. So 2025, how do you see 2025 पहले तो आपके हिसाब से कैसा दिखेगा? मेरे हिसाब से 2023 और 2024 का जो 2 साल का वक्त था वो स्टेबलाइजिंग समय था दुनिया के लिए। वो कोविड-19 पैंडेमिक और पैंडेमिक के बाद जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आई, जो सप्लाई चेन्स का डिस्टर्बेंस हुआ था सारी दुनिया में, वो स्टेबलाइज करके एक थोड़ा सा स्टेबिलिटी आया था 2023 और 2024 में। और 2024 के अंत में मैंने कहा था 2025 और 2026 ऐसे 2 साल हैं जब ये स्टेबिलिटी बिगड़ जाएगा, वर्ल्ड बहुत ही अनस्टेबल हो जाएगा। और 2027, 2028, 2029 जो है वो बेसिकली chaotic टाइम, एक्सट्रीमली chaotic टाइम। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2025 और 2026 मेरी गणना के अनुसार ये ट्रांजिशन टाइम है। ये बहुत ही chaotic टाइम नहीं है, ये बहुत स्टेबल टाइम से chaotic टाइम तक जाने का एक ट्रांजिटरी पीरियड है। कुछ लोग कह सकते हैं वो ये बहुत chaotic था, आप ये कहते हैं कि ये ट्रांजिशन का वक्त है, तो 2027, 2028, 29, 29 कैसे लगेगा? शायद वो और भी chaotic रहेंगे। मगर जो भी chaos हमने 2025 में देखा था, जो भी अस्थिरता सारी दुनिया में फैल गई थी, वो बेसिकली और भी बढ़ जाएगी आने वाले साल में। 2026 एक अच्छा साल नहीं है, मगर कंपैरेटिवली 2027 और 2028 से कंपेयर करेंगे तो ये not that bad. तो like 27, 28, so क्या आप ये बोल सकते हैं कि 2025 में थोड़ा स्टेबलाइजिंग पीरियड आपने बताया अभी एंड स्टेबिलिटी से लेके जो स्टेबिलिटी 2023, 2024 में स्टेबिलिटी आया था, थोड़ा सा स्टेबिलिटी वो डिस्टेबलाइज होने का वक्त था 2025 और 2026 ऐसा वक्त है और भी डिस्टेबलाइज होगा और ऐसा गड़बड़ हो जाएगा कि 2027 में दुनिया में बहुत सारे विस्फोट होंगे, not physically but figuratively. तो अगर सो इफ यू लुक एट द अभी अमेरिका, हम लोग अमेरिका में रहते हैं, हाँ, तो अमेरिका पूरा दुनिया में कि जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट है उसमें अमेरिका का एक हाथ रहता है, वेदर इज इंडिया, साउथ अमेरिका, रशिया, यूक्रेन। हाथ रही तो उंगली तो जरूर रहता है। मैंने उंगली पे बात नहीं किया बिकॉज उंगली के अंदर मेनी मीनिंग्स बट अमेरिका का हाथ हर जगह रहता है एंड इंटरनली तो आपको मालूम ही अमेरिका में एक चीज ये भी है कि अगर हम सोशल मीडिया देखते हैं तो सब कुछ खराब ही दिखता है, लेकिन अगर कोई सोशल मीडिया से अलग है तो उसको सब कुछ नॉर्मल दिखता है। तो अमेरिका का क्या हाल होने वाला है इस बार 2026 में? मेरी गणना के अनुसार शायद 2001 से लेके डेफिनेटली फ्रॉम 2010 ऑनवर्ड्स ये स्लोली अमेरिका जो सुपर पावर है, दुनिया का सबसे बड़ा नंबर 1 सुपर पावर है, ये स्लोली डिक्लाइन होने की दशा है। ये 2020 से लेके 2036 का 2010 से लेके 2040 तक का जो वक्त है और पर्टिकुलरली द पीक इज 2020 टू 2036। ये समय है अमेरिका का स्लोली डिक्लाइन होने का। अगर आप अमेरिकन इकोनॉमी को देखेंगे तो 2008 में जो डिस्टर्बेंस हुआ था अमेरिकन इकोनॉमी में, उससे हम अगर आप स्टॉक मार्केट को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल और बेसिकली रिकवर हो गए। मगर अगर आप मेन स्ट्रीट में जाके लोगों से बात करें तो बहुत सारे लोग हैं
जो अच्छा नहीं कमाते हैं, जो मिडल क्लास के हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि देश सही दिशा में नहीं जा रहा है, देश बेसिकली बर्बाद हो रहा है। इसलिए 2012 वाज़ द लास्ट टाइम जब एक अध्यक्ष फिर से चुने गए थे। बाराक ओबामा फिर से चुने गए थे। 2016 में ट्रम्प आ गए, डेमोक्रेट्स जाके रिपब्लिकन्स आ गए, और 2020 में डेमोक्रेट्स आ गए, बाइडेन जी आ गए, और ट्रम्प जी वापस आ गए 2024 में। और मैंने 2020 के इलेक्शन के पहले मैंने प्रेडिक्ट किया था कि प्रेसिडेंसी पार्टी बदल जाएगी हर एक इलेक्शन में। 2020 से लेके कुछ इलेक्शन साइकिल्स तक हर इलेक्शन साइकिल पे पार्टी बदलेगी प्रेसिडेंसी में। और 2028 में मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि रिपब्लिकन्स नहीं जीत पाएँगे और डेमोक्रेट्स आ जाएँगे। ये जो इंस्टेबिलिटी हम देख रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इसका इसका मूल कारण यह है कि लोगों के मन में अस्थिरता की भावना है। और स्टॉक मार्केट तो अच्छा कर रहा है, मगर इन्फ्लेशन जो है, जो दाम है, दाम बढ़ते जा रहे हैं। इससे लोगों को जो जो अच्छा नहीं कमाते, जो अच्छा कमाते हैं उनके लिए बहुत सब ठीक है, मगर जो अच्छा नहीं कमाते हैं, जो बेसिकली बेली अ, हाँ, जीवन गुज़ारते हैं, उनके लिए ये बहुत ही पिछले जो 12 या 13 साल का जो वक़्त है, ये अच्छा नहीं था यूएस के लिए। और ऑफ़ कोर्स अगर आप कुछ थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज़ से कंपेयर करते हैं, तो यूएस बिल्कुल अच्छा है, मगर अगर आप 2000 या 1990 से कंपेयर करते हैं, तो यूएस क्लियरली डिक्लाइनिंग, मगर स्लोली। और 2020 से लेकर 2036 का जो वक़्त है, ये ऐसा वक़्त है कि ये स्लो डिक्लाइन एक्सेलरेट भी हो सकता है। और हम वो देख देख पा रहे हैं अभी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका में कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं। अमेरिका अमेरिका जैसे वर्ल्ड को डोमिनेट किया था 2000 से पहले और 2010 से पहले जैसे डोमिनेट किया था, वैसा नहीं डोमिनेट कर पाएगा। इसलिए जो भी इक्विलिब्रियम है, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम है अमेरिका में, वो डिस्टेबलाइज़ हो चुका था। चीन के राइज़ होने से, चीन के बड़ा पावर बनने से, और जो भी अमेरिका में चीप गुड्स आते हैं, लोगों को बेसिकली वो पसंद आए, इसलिए वो चीप गुड्स खरीदते हैं, मगर उसका असर पड़ा अमेरिकन इंडस्ट्री पे, अमेरिका में जो मैन्युफैक्चरिंग है। सो इसलिए अगर आप कुछ मौलिक बातों का परिशीलन करते हैं, तो ऐसा लगता है कि अमेरिका अमेरिका का जो स्ट्रेंथ था दुनिया में, वो वो अब नहीं रहा। अमेरिका थोड़ा-थोड़ा कमज़ोर हो रहा है, मगर जो भी मिलिट्री माइट है, जो भी इकोनॉमिक माइट है, उसे एक लेवरेज की तरह उसका यूज़ करके बेसिकली जो भी अमेरिका के आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे चीन या भारत, उन देशों को बेसिकली काबू में रखे, उन देशों को नीचे गिरा के, अमेरिका बेसिकली जो भी सुप्रीमेसी था, उसे कायम रखने के लिए कोशिश कर रहा है अमेरिका। मगर अनफॉर्चुनेटली ये अमेरिका के लिए अच्छा वक़्त नहीं है। इसलिए अब से लेके 2036 का जो वक़्त है, हम और भी अमेरिका का डिक्लाइन देखेंगे, और आने वाले सालों में और एक्सेलरेट हो जाएगा अनफॉर्चुनेटली। और जो भी एफर्ट रहेगी इसे इसे बेसिकली रिवर्स करने की, इस डिक्लाइन को रिवर्स करके अमेरिका को फिर से सुपर पावर, अभी सुपर पावर है, मगर बेसिकली अनक्वेश्चन नंबर 1, दूसरे देशों के बीच, अमेरिका और दूसरे देशों के बीच में बहुत सारा फ़र्क था, बहुत सारा गैप था। वो गैप कम हो रहा है, इसलिए उस गैप को फिर से खड़ा करने के लिए जो भी कोशिशें जारी रहेंगी अमेरिका से, वो सब रॉन्ग डायरेक्शन में जाएँगे, वो सारे प्रयत्न रॉन्ग डायरेक्शन में जाएँगे, और अमेरिका की डिक्लाइन को वो बेसिकली एक्सेलरेट कर देंगे आने वाले सालों में। क्या आपको लगता है कि नेटिव अमेरिकन्स या कोई जो हमारे जैसे लोग हैं, वे नेटिव अमेरिकन्स आल्सो वेरी सिमिलर हुँ, हुँ। कि उनको
विल दे गेट प्रोमिनेंस इन अमेरिकन पॉलिटिक्स या विल दे ट्राई टू टेक, वो तो अभी भी इलीगल मानते हैं इनके रूल को, अभी भी वो इलीगल बोलते हैं। सो विल दे गेट प्रोमिनेंस इन मुझे एशियन ऐसा पॉलिटिक्स? नहीं लगता है कि सी अगर आप कुछ कुछ सौ 3-4 100 पहले जाते हैं तो मिलियंस में रहते थे जो नेटिव अमेरिकन्स हैं। वो यूएस और कनाडा में कुल मिला के शायद 200 या 300 मिलियन लोग रहते थे करेक्ट। 300 साल पहले। मगर अभी तो उनकी जो संख्या है वो टेंस ऑफ थाउजेंड्स में है। नहीं, नॉट 20 मिलियन, 20 मिलियन दे सेड ऑफिशियल। हाँ, no, no, no. My understanding is it is actually less than 100,000. It is actually a much smaller number now. The Native Americans in US. नहीं, वो मगर मैंने जो स्टडी भी किया है, वो इट्स अच्छा, 20 मिलियन, 20। जो भी है, जो नेटिव अमेरिकन्स हैं यूएस में, उनकी संख्या उनके पास वो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ नहीं है, नहीं है। जिससे वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स बन सकते हैं। मगर जो दूसरे देशों से आए हुए हैं, जैसे चीन के लोग, जैसे भारत के लोग और उनसे बढ़ के जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं, वो उनके पास न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है। सो इसलिए अगर माइनॉरिटीज़ की बात रही तो अफ्रीकन अमेरिकन्स और बाद में एशियन अमेरिकन्स, वो बेसिकली इम्पोर्टेंट बन सकते हैं अमेरिकन पॉलिटिक्स में। हिस्पैनिक आल्सो। हिस्पैनिक्स ऑफ कोर्स जो भी मेक्सिको या साउथ अमेरिकन कंट्रीज से आए, सेंट्रल और साउथ अमेरिकन कंट्रीज से आए हुए हैं, वो वो हिस्पैनिक्स, नेटिव अमेरिकन, सॉरी अफ्रीकन अमेरिकन्स एंड एशियन अमेरिकन्स, वो बहुत बड़ा फोर्स बन सकते हैं। मगर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि नेटिव अमेरिकन्स बड़ा फोर्स बन सकते हैं यूएस के पॉलिटिक्स में। मगर एक बात है, यूएस के पॉलिटिक्स में बहुत बदलाव आने वाला है। बहुत ही आने वाले सालों में बहुत ही चेंजेस होंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा है, जो भी डिक्लाइन हम देख रहे हैं, ये बेसिकली रुकेगा नहीं, ये वापस नहीं जाएगा। ये डिक्लाइन ऐसा ही जारी रहेगा और एक्सेलरेट भी होगा। इसलिए जिस जिस मनस्थिति से लोग पार्टीज़ को बदल रहे हैं इलेक्शन के बाद इलेक्शन में, पहले रिपब्लिकन्स को प्रेसिडेंट बनाए, फिर एक डेमोक्रेट को प्रेसिडेंट बनाए, फिर रिपब्लिकन को प्रेसिडेंट बनाए। ये सब इसलिए हो रहा है कि लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि अच्छा हो रहा है देश के साथ। मगर ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसा ही लोगों के मन में रहेगा कि देश के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। इसलिए वो कंफ्यूज रहेंगे, वो एक के बाद एक बेसिकली चेंज लाएंगे, मगर कुछ असर नहीं पड़ेगा। दोनों पार्टी मिलके देश को बेसिकली और भी बर्बाद करते रहेंगे। इसलिए मेरी माय आउटलुक, अमेरिका के लिए मेरा आउटलुक आने वाले 10 साल के लिए अच्छा नहीं है। ये बड़ा पावर रहेगा, मगर वैसा नहीं जैसा 2000 से पहले हुआ करता था। मैंने पहले ही भी बताया था, जैसे यूनाइटेड किंगडम दुनिया दुनिया में सबसे बलवान देश था 1930s तक, मगर 1940s में, 1950s में उनका डिक्लाइन हो गया था और बाद में भी वो बड़ा पावर ही रह सके, मगर वो सुपर पावर, वो जो यूके और सॉरी यूएसए और यूएसएसआर सुपर पावर बन सके, उस तरह नहीं रहा। वो सेकंड लेवल पावर बन गया था। मुझे ऐसा लगता है कि यूएस के साथ भी वही होने वाला है और वी आर इन द मिडल ऑफ दैट प्रोसेस, दैट लॉन्ग प्रोसेस। अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे 2040 में, अगर हिस्ट्री के बुक्स लिखे जाएंगे तो उसमें एक साफ दिखाई देगा। मगर हम उसके बीच में हैं, ये 20 या 30 साल का जो प्रोसेस है उसके बीच में है, इसलिए हमें कुछ पता नहीं चलता है, मगर ये हो रहा है और होगा। एक्चुअली यूएस में रेसिज्म भी बहुत बढ़ गया है एंड नाउ द चर्चेस आर ओपनली कॉलिंग कि डीनेचुरलाइज किया जाए, लोगों को बाहर निकाला जाए। हाउ डू यू थिंक दैट प्रोसेस गोइंग टू हैपन? अनफॉर्चुनेटली पिछले शनिराहु युति चक्र के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 10 साल तक अमेरिका में और इन जनरल दुनिया में, मगर पर्टिकुलरली अमेरिका में, ये जो प्रवासी लोग रहते हैं उनके खिलाफ जो सेंटिमेंट्स हैं, उनके खिलाफ जो लोगों का क्रोध है, वो बढ़ता जाएगा। सो एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट्स विल इंक्रीज इन यूएस
इन द कमिंग 10 इयर्स। इसलिए जो भी यहाँ प्रवासी हैं, उन्हें केयरफुल रहना पड़ेगा और अपने लिमिट्स को जान के उनमें रहने की आवश्यकता है। विल दे बी हंटेड डाउन? गोलियों से मारा जाएगा, मैसेकर? मैं उस तरह का जैसे दूसरे देशों में हुआ था, इस दशा में मैं उसे फोर्सी नहीं करता हूँ। 2030s में, मिड 2030s या लेट 2030s में कुछ भी हो सकता है, मगर आने वाले 10 साल तक, आने वाले 6-7 साल तक मैं उसे फोर्सी नहीं करता हूँ। सेंटिमेंट्स रहेंगे और जो भी देश के साथ हो रहा है, जो भी देश की इकोनॉमी के साथ हो रहा है, जो जैसे अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था स्लोली डिक्लाइन होता जाएगा, उसके कुछ स्केपगोट जाएँगे लोगों को। इसलिए प्रवासी लोग जो अच्छा कर रहे हैं देश में, जो इंजीनियर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, जो भी दूसरे देशों से आके आके यहाँ सक्सेसफुल रह चुके हैं, उन पे उँगली उठाया जाएगा और उन्हें स्केपगोट बनाया जाएगा और पॉलिटिशियंस जो हैं, वो उसको एक्सप्लॉइट करेंगे और लोग भी उसे मान लेंगे। नॉट ऑल बट मेजॉरिटी, एनफ पीपल। इसलिए सेंटिमेंट रहेगा और कुछ पॉलिसीज़ ऐसे रह सकते हैं जो प्रवासियों के खिलाफ हैं। मगर मगर और आइसोलेटेड इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस भी हो सकते हैं। कभी हमेशा 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 रहते हैं वो आइसोलेटेड इंसिडेंट्स, मगर वो आइसोलेटेड ही रहेंगे। एक एक जैसे हमने कुछ अफ्रीकन देशों में देखा था पिछले दशाब्दों में, वैसा अमेरिका में अभी नहीं होने वाला है, एटलीस्ट 2032 तक। तो अमेरिका में अभी एक ट्रम्प कॉरोलरी ऐड की गई है इन द मोनरो डॉक्ट्रिन। मोनरो डॉक्ट्रिन वाज मेड बाय जॉन मोनरो, अमेरिका's आई थिंक 5th प्रेसिडेंट। तो डू यू थिंक कि ये जो वेनेजुएला का जो वॉर है एंड अभी तक वार नहीं है, मगर टेंशंस हैं। ब्लॉकेज है एंड देन मूविंग टुवर्ड्स ब्राजील। Brazil has also deployed their troops on Venezuela-Brazilian border. और होंडुरास में रिजीम चेंज हुआ, चिले में रिजीम चेंज हुआ, बोलिविया में रिजीम चेंज हुआ, इक्वाडोर में रिजीम चेंज हुआ, प्रो अमेरिकन रिजीम्स। कोलंबिया में ऑलरेडी इट्स ए प्रो अमेरिकन रिजीम, बट दैट मैन टॉक्स टू मच। मैक्सिको का तो इम्पोर्टेंस है ही नहीं अमेरिका के लिए। सो व्हाट विल हैपन टू वैसे ही इम्पोर्टेंस है या नहीं, वैसे ही वो सावन देश की तरह बिहेव कर रहे हैं। Yes. So what do you think what will happen in South America? Will America be successful in controlling, or there'll be large revolts in South America against USA? आने वाले साल या 2 साल में मुझे ऐसा लगता है कि यूएस जैसे रशिया यूक्रेन पे अटैक किया है, वैसे यूएस अटैक तो नहीं करेगा, मगर कुछ आइसोलेटेड ऑपरेशंस उनको बेसिकली उनका एम ये होगा कि अमेरिका का जो पावर है उसे एक्सर्ट करे और अमेरिका का जो सॉफ्ट इन्फ्लुएंस है उन देशों में उसे बेसिकली बढ़ावा दे और जो भी लीडर्स जो भी अमेरिका के सपोर्ट में रहे उन्हें बेसिकली सपोर्ट देके उनको देश सौंपा जाए। बेसिकली अमेरिका का मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका एक अपने आप को एक बड़ा पावर, क्योंकि सारी दुनिया में जो अमेरिका का रेलेवेंस था पिछले दशाब्दों में 1950 से लेके 2000 या 2010 तक जो अमेरिका का सुप्रीमेसी था, without basically the policy was not making it explicit, make it implicit। जो भी अमेरिका का इन्फ्लुएंस है, दूसरे देश जो अमेरिका को गौरव देते हैं, वो बेसिकली इम्प्लिसिट है। वो आपको कुछ दिखाना, आपको कुछ एक्सप्लिसिटली करने की ज़रूरत नहीं है, मगर अब वो इन्फ्लुएंस बेसिकली कम होता जा रहा है। चीन का जो इन्फ्लुएंस है साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में या पैसिफिक में, जो भी फिलीपींस, जापान, साउथ ईस्ट एशिया, उन देशों पे जो चीन का इन्फ्लुएंस है, वो यूएस जैसे सारी दुनिया पे राज करता था, नॉट एक्सप्लिसिटली बट इम्प्लिसिटली सारी दुनिया पे जो राज करता था, वो अब श्रिंक हो रहा है। इसलिए जो भी ये ट्रम्प का नया डॉक्ट्रिन है, इसका शायद ये बेसिकली उसका गोल है कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का
राजा बेसिकली राजा साबित कर सके अपने आप को। इसलिए अ, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यूएस एक्सप्लिसिटली एक जैसे यूक्रेन में रूस युद्ध करते फँस गया है, उस तरह नहीं फँसेगा। कुछ ऑपरेशंस हो सकते हैं, कुछ स्ट्राइक्स, मिलिट्री स्ट्राइक्स या एयर स्ट्राइक्स हो सकते हैं, मगर जैसे इराक में अ, मिलिट्री को भेजा था, जैसे ग्राउंड फोर्सेस को भेजा था, उस तरह नहीं करेंगे। जैसे वियतनाम में हुआ था, इराक में हुआ था, उस तरह की गलती रूबियो और ट्रम्प से नहीं होगी, ऐसा लगता है और हेक्सस से नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। मगर कुछ ऑपरेशंस हो सकते हैं और कुछ कॉवर्ट ऑपरेशंस हो सकते हैं, कुछ ओवर्ट मिलिट्री एयर स्ट्राइक्स और कुछ कॉवर्ट ऑपरेशंस हो सकते हैं। मगर मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2 साल में, आने वाले 1 एंड हाफ टू 2 इयर्स में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में अमेरिका का यूएस का हवा बढ़ जाएगा, यूएस का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ जाएगा और यूएस को उससे संतुष्ट रहना पड़ेगा क्योंकि जो बाहर की दुनिया है, अफ्रीका है, जो यूरोप है, जो एशिया है, वहाँ पे बेसिकली यूएस का इन्फ्लुएंस अ, कम कम होता जा रहा है पिछले सालों में और आने वाले सालों में भी वो होगा। तो ये जो एंग्लो सैक्सन एरोगेंस है, वो बोलता है कि साउथ अमेरिका के रिसोर्सेज भी मेरे हैं, नोबडी शुड कम टू साउथ अमेरिका, बट अमेरिका कैन गो एंड लूट अफ्रीका और यूरोप और एशिया। विल दैट एटीट्यूड रिड्यूस और ऐसे ही चलता रहेगा? किस लिए रिड्यूस होगा? वो एटीट्यूड जो ये ये वेस्टर्न कल्चर है, जो यूरोप में स्टार्ट होके जो अमेरिका में अब कायम है, वो जो कल्चर है, वो बेसिकली दिस इज़ बेसिकली रूटेड इन द थिंकिंग दैट गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड फॉर मी एंड आई एम द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड। जो ईस्टर्न थिंकिंग था, जो हिंदुओं का भी सिर्फ हिंदुओं का नहीं, मगर हिंदुओं का, बौद्धों का, जैनों का और सारे सारे ईस्टर्न रिलीजियंस का, कन्फ्यूशियंस का, अगर आप चीन को जाएँगे, जापान को जाएँगे और भारत में जाएँगे, तो जो भी पिछड़ा वाला फ़िलॉसफ़ी था वो ऐसा था कि ये सारी दुनिया भगवान की सृजना है और भगवान इसके मालिक हैं। हम इसमें एक छोटा-सा हिस्सा हैं और हम बेसिकली सारे हिस्से अपना-अपना काम करेंगे। इक्वल नहीं, डिफरेंट-डिफरेंट काम करेंगे सारे हिस्से इस सृष्टि में और एक बैलेंस रहेगा और हम इसमें भाग बन के बेसिकली हमारा हमारा जो धर्म है वो करते हैं। ये बेसिकली हम भगवान के लिए हमारा अर्पण है, जो भी हम करते हैं दुनिया में, वो बेसिकली भगवान के लिए हमारा अर्पण है। ये बेसिक और हमें इतना नहीं लेना चाहिए जो हमें जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है। ये ईस्टर्न थिंकिंग था, जो ईस्टर्न रिलिजियंस थे उनका बेसिक फिलॉसफी था, वर्ल्ड व्यू था। मगर जो ये अब्राहमिक रिलिजन्स हैं, जो रिलिजन्स अ, यूरोप में या मिडल ईस्ट में शुरू हुए थे, इन धर्मों का ये बेसिक फिलॉसफी है कि भगवान सबका मालिक है और ये दुनिया को बनाया है मानव के लिए और मानव जो आदमी है, वो सबका मालिक, ये दुनिया का मालिक है। हमारा मालिक भगवान है मगर दुनिया का मालिक आदमी है। इसलिए हम हैं। जो भी आदमी चाहता है, जो भी मानव चाहता है, वो दुनिया के साथ कर सकता है और उस फंडामेंटल थॉट से ये कॉलोनियलिज़्म, ये इंपीरियल थिंकिंग ये सब आ गया। बेसिकली आप जाके आप बलवान हैं, आप जाके बेसिकली अपने भगवान की पूजा करके आप जाइए और कब्ज़ा करेंगे सारे देशों पे। वहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, उन्हें बेसिकली लूट लीजिए और उनके साथ जो भी बना सकते हैं, बनाओ क्योंकि मानव सृष्टि का अग्रसर जीवी है और सारी सृष्टि मानव के लिए है बेसिकली, मानव की फॉर द बेनिफिट ऑफ मैन बेसिकली दिस होल क्रिएशन हैज़ बीन मेड। जो नेटिव अमेरिकन्स में थी, जो हिंदुओं में थी, जो बौद्धों में थी, वो थिंकिंग यहाँ नहीं है। इसलिए ये चेंज नहीं होगा, अभी नहीं चेंज होगा। मगर मुझे ऐसा लगता है कि 2030 के बाद जो बहुत बड़ा युद्ध होगा, उसके बाद चेंज होगा दुनिया में। जो भी ये फ़िलॉसफ़ी दुनिया को डोमिनेट किया था पिछले 2000 सालों तक, वो फ़िलॉसफ़ी बेसिकली वो कमज़ोर पड़ेगा
और जो ईस्टर्न फिलॉसफी है, वो फिर से डोमिनेट करेगा दुनिया को। मगर अभी तक ये कोई चेंज नहीं होगा और किसी देश पे कब्ज़ा करके, किसी नेचुरल रिसोर्सेज़ को बेसिकली हाथ में डाल के जो भी करना चाहते हैं, जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस करना चाहते हैं, जो भी फाइनेंशियल बेनिफिट्स देखना चाहते हैं, वो फुल कोशिश करेंगे। आप होम सिखाते हैं हाँ, और आपसे पूरा सीरीज करना चाहता हूँ, घर में होम कैसे किया जाए। श्योर, और मेरा फोकस रहता है एजुकेशन पे, गीता, रामायण, महाभारत को लोग पढ़ें। बहुत को क्या आपको ऐसा लगता है कि अमेरिका में हम लोग एक कॉमन तरीके से हर अमेरिकन को या फिर सनातन धर्म की वैल्यूज को, हरिनाम को, ओपनली हरिनाम को सिखा सकते हैं इस डिफिकल्ट पीरियड में? अब तो नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं। ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं, कुछ लोग मिल सकते हैं जो बेसिकली उसका उपयोग ले सकते हैं, उसे एन्जॉय कर सकते हैं। ऐसे कुछ लोग अभी हैं मगर वो स्मॉल माइनॉरिटीज़ हैं। जो भी अमेरिका में मेजॉरिटी रिलिजन है क्रिश्चियनिटी और उसमें कुछ बदलाव अभी नहीं आ सकता है। मगर मेरा मानना है कि 2030 के बाद ऐसा बहुत कुछ होगा जो अब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। दुनिया बहुत बदल जाएगा 2030 के बाद। 2030 में जो शनि, गुरु, राहु, केतु का जो समसप्तक है वृषभ और वृश्चिक में, उसके बाद जो भी युद्ध होगा उसके बाद बहुत बदलाव आ जाएगा और जो भी लोग बेसिकली उसके बाद बचे हुए हैं, उनकी दृष्टि बदल जाएगी, उनका दृष्टिकोण बदल जाएगा, उनका वर्ल्ड व्यू बदल जाएगा और जो भी मैंने अभी बताया था द द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न फिलॉसफी और अब्राहमिक रिलीजियस फिलॉसफी वो बेसिकली क्लियर दिख जाएगा और लोग बेसिकली ईस्टर्न फिलॉसफीज तक आ जाएंगे। मगर यहाँ ये एक बात कहना चाहता हूँ, हमारा हमारा जो जो बेसिकली दुनिया में धर्म को बढ़ाना चाहते हैं, हमारा फोकस सिर्फ हरिनाम को या शिव नाम को या कृष्ण नाम को या राम नाम को बेसिकली बढ़ाना नहीं, क्योंकि ये ये एक शब्द है, हरि एक शब्द है, मगर जो भी देवताएं हैं वो सारे हरि से आ चुके हैं एग्जैक्टली। और यहाँ यहाँ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में और साउथ साउथ अमेरिका में सनातन धर्म के ऐसे हिस्से बेसिकली एस्टैब्लिश हो चुके थे और कुछ ऐसे देवता है यहाँ के नेटिव अमेरिकन्स, मायंस, इंकन्स, इन सब के बहुत सारे देव थे उनके भी और उन देवों की पूजा करते थे, हवन भी करते थे। अभी कुछ लोग करते हैं, मैं जानता हूँ कुछ लोगों को जो हर दिन मैं एक नेटिव अमेरिकन लेडी को जानता हूँ, हर दिन हवन कर 10 मिनट का हवन, नॉट नॉट लॉन्ग, 10 मिनट का हवन किए बिना वो घर से नहीं बाहर जाती है हर हर सुबह को और कुछ अपने 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 धर्म के देवताओं को बेसिकली हवन करती है और जो द पॉइंट ये है कि अगर आपके पूर्वज बहुत सारे साल तक हजारों साल या सौन साल तक एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ देवता अगर वो वर्शिप कर चुके थे, तो वो एनर्जी यहाँ एस्टैब्लिश हो चुका है उस जगह पे या वो बेसिकली कुल देवता का जो ब्लेसिंग्स रहता है यहाँ पे। इसलिए हमें एनकरेज करना चाहिए जो भी यहाँ के लोग हैं, उनका जो एंटिक्विटी है उसे बेसिकली बाहर निकाल के अगर आपके पूर्वज मदर पीली का वर्शिप करते हैं तो मदर पीली का वर्शिप कर दीजिए। अगर मदर न्याया का वर्शिप करते हैं तो मदर न्याया का वर्शिप कर दीजिए। वैसे ही बेसिकली जो भी जो भी बेसिकली आपके पूर्वज हैं, अ अ, अगर आप नेटिव अमेरिकन हैं तो वो पता चलेगा। मगर इवन इफ यू आर ए क्रिश्चियन, अगर अगर आप आपके पूर्वजों का हिस्ट्री परिशीलन करते हैं तो शायद वो लाटविया से आए हैं या ग्रीस से आए हैं। वहाँ कुछ देवताओं का बेसिकली वर्शिप हुआ करता था। इसलिए जो भी सो कॉल्ड पैगन पैगन डीटीज़ हैं दुनिया के सारे देशों में उन्हें बेसिकली लोग उन्हें उनका वर्शिप करना आवश्यक है। अगर लोग उन पर्टिकुलर एनर्जी फॉर्म्स को वर्शिप करते हैं, तो उनके लिए आसान रहेगा और
बात यह है कि अगर ये सारे देव बेसिकली जागृत होते हैं सारी दुनिया में, तो बिल्कुल सनातन धर्म फिर से एस्टैब्लिश हो जाएगा और जो भी मदरशिप है भारत और हिंदुइज्म, उसके पास फिर से वापस आ जाएंगे। मगर हमें वो उससे कोई काम नहीं है अगर एक हरि नाम से नहीं वर्शिप करता है, शिव नाम से नहीं वर्शिप करता है, मगर कुछ और नाम से उन देवताओं का वर्शिप करता है जो बेसिकली प्रमोट टॉलरेंस। दे डोंट से दैट देयर इज ओनली वन गॉड। अगर इस गॉड को आप नहीं वर्शिप करते हैं तो आप हेल को जाएंगे, आपको काट देना भी जायज है। इस तरह की बातें नहीं करने वाले लोग जो हैं वो वो सारे सारे पुराने देव और देवताओं का हवन या पूजा करते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। इसलिए हमें वो एनकरेज करना चाहिए। ये बात मैं कह सकता हूँ, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सारे लोग हरि की पूजा करेंगे, मगर जो भी फॉरगॉटन फॉर्म्स ऑफ डिविनिटी दुनिया दुनिया भर में है, अफ्रीका में है, यूरोप में है और साउथ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में है, वो फिर वापस आ जाएँगे। आने वाले दशाब्द में 2030s, 2040s में वो फिर से वापस आ जाएँगे और बहुत सारे लोग उनकी पूजा करने में लग जाएँगे आने वाले सालों में। एक्चुअली इस बुक में मैंने अमेरिका के सारे जो प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट पुराणों से हाँ, I have हाँ। captured it with GPS एक्सेलेंट, coordinates. एक्सेलेंट, एक्सेलेंट So सर। in America there are 1,000 places which हाँ, are connected to Purana हाँ, and Valmiki Ramayana. वेरी गुड। And मतलब इसको क्रॉन्च द्वीपी बोलते हैं हाँ, और यहाँ पे क्रॉन्च द्वीपे स्थित है सैन डिएगो नगरे मध्ये we do the mantra same thing we do पुजारी और now I am तो यहाँ के मुख्य देवता वरुण है हुँ, तो कॉमन वर्शिप ऑफ ऑल द नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स इज वरुण वाटर हुँ, वो है और नाम अलग-अलग है बिकॉज़ ओजिबे हाँ। ट्राइब हैज़ अ डिफरेंट नेम नाम और इकोनॉग्राफी अलग-अलग है, मगर इंस्पिरेशन तो सनातन सेम धर्म से आता है। सेम आता है वो और वो लोग अपने आप को मानते भी हैं कि वो भारतीय हैं। बोलते हैं, ओपनली बोलते हैं। हाँ, द ट्रू, एंटायर ट्रू, ट्रू। अपाचे ट्राइब सेज, हाँ, ओजिबे सेज, होपी से हाँ। और बाकी लोग भी बोलते हैं, चैन एंड वो भी बोलते हैं। नाउ अगर अगर कमिंग टू नहीं नहीं बोले तो अगर आप नवाजो ट्राइब को देखेंगे, या अगर वो नहीं बोले कि हम भारतीय हैं, फिर भी जो भी पैरेलल्स हैं सनातन धर्म के साथ, वो साफ दिखते हैं। साफ दिखते हैं, वो साफ दिखते हैं। एक्चुअली द एंटायर प्रोसेस दिखता है। जैसा कि वो सेज को लेके 7 टाइम्स करते हैं अराउंड। वो तो हमारा पंचरात्रि विधि है। हाँ। 7 टाइम्स अराउंड द बॉडी ऑफ द देवता। वो दिखता है। ये एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे। आपने कहा था कि हम एक वीडियो करेंगे हवन हवन अपने आप हवन करने पे। यहाँ एक बात कहना कहना चाहता हूँ। मेरे मेरे वेबसाइट vedicastrologer.org पे बहुत सारे मैनुअल हैं हवन के, मगर एक ऐसी भी मैनुअल है, जिसे मैं कहता हूँ फायर योगा मैनुअल, और ये बेसिकली रिलिजन एग्नोस्टिक मैनुअल है। हुँ। ये ऐसा मैनुअल है जिसमें ऑफ कोर्स द बेसिक पैराडाइम इज़ द वैदिक पैराडाइम। आप एक ऑफरिंग इंद्र को, प्रजापति को, वरुण को, अग्नि को, सोम को, जो जो भी बेसिकली वैदिक पैराडाइम में रहता है, वो पैराडाइम का यूज़ किया था, मगर प्रधान प्रधान होम होम के जगह में आप किसी किसी भी देवता को चुन सकते हैं और एब्सोल्यूट। किसी भी मंत्र, किसी भी सेक्रेड चांट अपने किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी भाषा में जो भी सेक्रेड चांट है, आपका जो भी मंत्र है, उसका प्रयोग कर सकते हैं और किसी भी देवता का हवन कर सकते हैं। मगर क्योंकि सी इन ऑल द एंशिएंट रिलिजन्स हवन हुआ करता था, मगर क्योंकि लोग भूल गए और अनलाइक हिंदुइज्म मेनी ऑफ दीज रिलिजन्स हैव बीन नियरली वाइप्ड आउट, इसलिए हमने ये किया है कि द वैदिक टेम्पलेट दिया जाए और उसका वो प्रयोग करके वो बेसिकली अपना हवन कर सकते हैं। और एक बात साफ है, जो भी क्रिश्चियंस है या मुस्लिम्स हैं, वो कभी ये इस मैनुअल का उपयोग करके जो भी अपने मंत्र हैं उनके साथ कभी हवन नहीं करेंगे। मगर जो भी पैगन्स हैं, जो एंशिएंट रिलीजियस ट्रेडिशंस के फॉलोअर्स हैं, वो इसका इस्तेमाल करके अपना एक हवन कर सकते हैं। एक्चुअली बहुत ही अच्छा बात किया। मैं बस उसमें थोड़ा ऐड करूँगा नेवर कॉल इज़्म, हिंदुइज़्म नहीं बोला है कभी भी। दूसरा पेगन नहीं डोंट बोला है डिसएग्री। बिकॉज़ पेगन नहीं है, दे आर ऑल फॉलोअर्स ऑफ सनातन धर्म। बिकॉज़ दीज़ आई वर्ड्स डोंट आर वेरी डिसएग्री, आई एम इम्पोर्टेंट। जस्ट या। हाँ, आई नो यू आर टेलिंग इट बिकॉज़ ये लोग बुलाते हैं दैट्स व्हाई यू आर यूजिंग इट। अ, अच्छा अभी
दर्शकों को बोलूँगा पार्ट 2 के लिए इसका वेट करिएगा, क्योंकि अब हम यूरोप और एशिया पे जाने वाले हैं। सो राइट नाउ वी विल स्टॉप एट अमेरिका, तो आपको पता लग गया कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस क्या रहेगा, फ्यूचर क्या है। डेफिनिटली 2030 के बाद दिखता है सनातन धर्म का फ्यूचर, तो तैयार रहिए। और दूसरे पार्ट में आप देखेंगे वीडियो ऑन अमेरिका, लेकिन अमेरिका पे इन्फ्लुएंस कौन डालने वाला है। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो।